आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज समझाने जा रहे हैं। इसमें अध्याय 1 किया, कब, कहाँ और कैसे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। अगर कोई यूपीएससी के स्टूडेंट या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट इस फील्ड में अगर सक्सेस प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो भी सोचते होंगे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब तक आप लोग इस प्रश्नवाचक शब्द की गहराई को नहीं समझते हैं, जब तक आप किसी भी फील्ड में सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है रसीदा। इनका प्रश्न है कि एक बार यह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अचानक इसकी नज़र एक पैसेज पर जाती है 100 साल पहले। तो उस वक्त यह सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतना वर्ष पहले क्या हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट सोच है यहाँ पर रसीदा का। चलिए पता लगाते हैं। कल क्या हुआ था, ये रेडियो पर सुनकर, टेलीविज़न में देखकर या न्यूज़पेपर पढ़कर पता आप लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। इसके साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, या हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आस पड़ोस में, अगर उनको स्मरण है तो वो भी बता सकते हैं कि बहुत पहले क्या हुआ था। तो इस तरीके से जाना जा सकता है। अब पॉइंट है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, वो उनके द्वारा बनाया हुआ घर किस प्रकार का था। आखेटक का मतलब शिकार होता है, तो अखेटकों के बारे में अर्थात शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, किसानों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के जो बच्चे थे वह कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब कुछ हम पता लगा सकते हैं।
अब है कि लोग कहाँ रहते थे। जैसे ये मानचित्र है और इस मानचित्र में देखते हैं ये काबुल नदी है। काबुल नदी, सुलेमान पहाड़ी, ये किरथर पहाड़ी, सिंधु नदी, थार मरुस्थल, सतलज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, यहाँ यमुना नदी, चंबल नदी, बिंद पहाड़ी, यहाँ पर नर्मदा नदी, ये सोन नदी जो यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, ये गंगा नदी। ये एरिया आपका हिमालय पहाड़ है। ये सतपुड़ा, ताप्ती नदी, गोदावरी, दक्कन, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये पश्चिमी घाट, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, पूर्वी घाट, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ये गारो पहाड़ियाँ, ये गंगा नदी आपका बहते हुए यहाँ बंगाल के खाड़ी में जाके मिलती हुई, ये महानदी, अब मानचित्र एक, यही मानचित्र एक है। इसमें नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है, तो हमने यहाँ नर्मदा नदी बता दी है। और नर्मदा नदी के तट पर लोग लाखों वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले शुरुआती लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के जो जंगल थे वहाँ पर बहुत विशाल संपदा थी उससे वो परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़, फल या जंगल के जो अन्य उत्पाद है सब यहीं से वो संग्रह किया करते थे। इसीलिए इनको कुशल संग्राहक कहा गया है। और वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। यहाँ आखेट का अर्थ होता है शिकार, यानी जानवरों का शिकार भी वो किया करते थे। अब यहाँ उत्तर पश्चिम में देखिए यहाँ पर सुलेमान और यहाँ सुलेमान के इधर किरथर पहाड़ी है यहाँ।
और इसी क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाना आरंभ किया था इस एरिया में सबसे पहले। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू किया था और ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में यहाँ गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत में यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास भी हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। और वो स्थान जो है विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये जो विंध्य है इसके ठीक उत्तर में अब है कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए कोशिश किया जाता है ऊपर सिंधु और इसके सहायक नदी। देखिए यहाँ पर ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदी आपका हो गया झेलम, चेनाब, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। ये सब सिंधु की सहायक नदी है जो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर सब मिलते हैं। अब आगे है कि सहायक नदी उस नदी को कहिए जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है और लगभग 4,700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। मानचित्र में आप गंगा तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जिसे आज वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, और इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की और वो ऐसे क्षेत्रों से यात्रा करते थे जैसे हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी या समुद्रों के भी कारण उन लोगों की यात्रा बहुत जोखिमों से भरी हुई रहती थी।
फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोग काम की तलाश में कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और इंटरेस्टिंग स्थानों की खोज की चाहत में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे, और इन सभी यात्राओं में लोग एक दूसरे के विचार को जानने का उनको ओकेजन भी मिलते रहता था, अवसर भी मिलते रहता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारा देश जो भारत है वो पूरी एशिया के दक्षिणी हिस्से में पड़ती है, और हिमालय जो है वो भारत के उत्तरी सीमा पर है। तो इस तरह से हमारे देश का भी प्राकृतिक सीमा होता था कि भारत के उत्तर में हिमालय है, और इधर दक्षिण में आपका तो हिंद महासागर हो गया, पूरब में आपका बंगाल के खाड़ी, और इधर आपका पश्चिम में अरब सागर। तो ये सब बहुत जोखिम भरा हुआ स्थान होता था। तो और इसकी सीमा को पार करना इतना आसान भी नहीं होता था, और कि इतने ऊंचे पर्वत को वो छू सके और गहरे समुद्र को वो पार कर सके। लेकिन फिर भी बाहर से कुछ लोग आए हमारे देश में और यहीं पर बस गए, और लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत की रचना करने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते थे। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जैसे मानचित्र में या एटलस में ईरान और यूनान जैसे देश का पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी लोग थे या यूनानी लोग थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का जो उल्लेख है वो संस्कृत के आरंभिक यानी लगभग 3500 वर्ष पुराना आपका एक वेद है ऋग्वेद। ठीक है, तो
इसमें भी देश के लिए होने लगा भरत, और वही जाके आगे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब है कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हमें तो कई तरह से प्राप्त हो सकती है। तो इनमें से तो एक तरीका है कि जो अतीत में लिखी गई जो पुस्तक होगी उसको ढूंढना और पढ़ना। और वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई थी तो वो पांडुलिपि कहलाती है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट, और यह शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, हाथ से। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नाम की जो पेड़ होते हैं उसके छाल पर विशेष रूप से तैयार किया जाता था। भोजपत्र उस पर लिखा हुआ मिलता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। पांडुलिपियां का मतलब हाथ से लिखी हुई। प्रायः यह पांडुलिपियां मंदिर या विहारों में रखी हुई है जहाँ से प्राप्त हो जाती है। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी है जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। कुछ प्राकृत भाषा में भी है, तमिल भाषा में भी है। तो उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं और ऐसे अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी जो शासक थे उस समय के या अन्य लोग अपने आदेशों से मजदूरों के द्वारा उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजा, रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने काम के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे तो वो अभिलेखों में उत्कीर्ण करवाते थे। अब है कि क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। और पुरातत्वविद ऐसा व्यक्ति है जो पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी, जो खुदाई के दौरान मिलती थी, और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जो है वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो प्रश्न है अब आगे कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इससे ये होगा कि उस समय के कपड़े किस तरह के कपड़े थे, तो वो जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत माने साधन, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से या जो भी जानकारी मिला, जो भी वस्तुएं मिलती है, तो उसको ये लोग स्रोत के नाम से संबोधित करते हैं। और इतिहासकार जो है वो उसको कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उससे अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद एक ऐसे जासूस की तरह है कि उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या आपने इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। लोगों को इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन या शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था, भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं, और इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह के भेद अतीत में भी मौजूद थे। इसके अलावा एक अन्य तरह का भेद है। उस समय जो शासक थे अपने विजय का लेखा जोखा रखते थे, और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि जो शिकारी थे, मछुआरे थे, या जो संग्राहक थे, कृषक थे, पशुपालक थे,
वैसे लोग आम आदमी कहलाते थे और उनके कामों का कोई लेखा जोखा वो तो रखते नहीं थे, तो इसलिए उनके बारे में जानकारी है नहीं। तब तब पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के बारे में जानने की मदद मिलते हैं। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। हाँ, अब है तिथियों का मतलब। अगर कोई आपसे डेट के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, महीना या वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष आप बताइएगा। वर्ष का आप कैलकुलेशन ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ई लिख के जो आप बिंदु देख रहे हैं या पू लिख के जो बिंदु देख रहे हैं उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी ईसा से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के रूप में माना जाता है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी, अब यहाँ इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईपू। इसका अर्थ है BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट और ईपू का मतलब ईसा पूर्व होता है, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले बताया जाता है। और कभी कभी हिंदी में AD लिखा हुआ मिलता है, जिसे हम लोग एनु डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से ये बना है, जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का भी प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इसी कैलेंडर का यूज नॉर्मल हो गया है। और इंडिया में डेट के लिए इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि या जो भाषाओं का प्रयोग हुआ है उस समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयोग की गई भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव हो चुका है। और विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो इसका पता जो है वो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने का एक प्रसिद्ध कहानी
उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है, यानी अभिलेख मिला है, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम का एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसे आपको सुमेल करना है, यानी मिलान करना है। और यहाँ पर आपका पाठ 1 जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं।